आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है, परमेबिलिटी। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, परमेबिलिटी। तो बताइए जरा, परमेबिलिटी इस ट्रांसफॉर्मर की क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। देखो वैसे ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या पता है कि लो होनी चाहिए, बट लो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में तो आइडियल है, सॉरी 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 सॉरी, पर परमिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वैसे हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आइडियल है तो बेसिकली क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। अगर लो है तो जीरो, हाई है तो इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो परमिबिलिटी बेसिकली इसकी क्या होनी चाहिए आइडियल के केस में, इनफाइनाइट। अगर यही प्रैक्टिकल होता तो बेसिकली क्या लिखते हम, बेसिकली हाई लिखते, जैसा कि आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, परमिबिलिटी आइडियल ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए इनफाइनाइट। अगर यहीं पे मान लीजिए इन्होंने पूछ लिया, क्या बोलते हैं, परमेनेंस कितना होना चाहिए, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमेनेंस। परमेनेंस होता क्या पहले ये बता दो, चलो पहले इसको देख लो फिर बताओ। रिलक्टेंस, यस क्या होना चाहिए पहले बता दो आप। रिलक्टेंस मतलब जो बेसिकली फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज करे, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि अपोज करे, तो रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। यस या नो, रिलक्टेंस होना चाहिए जीरो। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। तो अगर रिलक्टेंस जीरो है तो बताओ जरा, अगर जो परमेनेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज वन अपॉन रिलक्टेंस। यस या नो, तो रिलक्टेंस क्या है, जीरो, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो परमेनेंस भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, बिकॉज परमेनेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अगर कोई पूछे कि रिलक्टेंस क्या होना चाहिए तो दैट इज जीरो, बट अगर कोई पूछे परमेनेंस क्या होना चाहिए तो दैट शुड बी इनफाइनाइट। क्लियर बात, जल्दी जल्दी भी थोड़ा लिखते चलेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा कंपोनेंट, दैट इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसको हम यहाँ पे कई बार ट्रांसफार्मर में आई म्यू, ठीक है, या फिर आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आई म्यू या फिर आई एम से। मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर इसी को और किस नाम से जाना जाता है, एक्साइटिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर किसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एक्साइटिंग करंट। सर एक्साइटिंग करंट क्या है, तो बेसिकली हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होगा, प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी से लिंक होगा, तब जाकर के सेकेंडरी पे ईएमएफ जनरेट होगा और आगे जाकर के पावर ट्रांसफर होगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी को, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो एक तरीके से कपलिंग मीडियम है, मैग्नेटिक मटेरियल, उसके थ्रू कौन जा रहा है, या फिर किसकी कपलिंग हो रही है, या फिर कौन ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअली फ्लक्स। अब वो फ्लक्स प्राइमरी में जब आप करंट दोगे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो बेसिकली मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट है जो कि जरूरी फ्लक्स क्रिएट करेगा। समझ में आया, मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट है, प्राइमरी का वो करंट है जो कि बेसिकली क्या करेगा, जो जरूरी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर से आ रहे थे, आपने बोला कि हाँ मुझे इस महीने मतलब खाने के लिए इतना देना है या फिर रेंट के लिए इतना देना है, मान लो 6,000 रुपए दिया, 6,000 रुपए आपने बोला, ठीक है, 6,000। अब घर वालों ने एग्जैक्टली 6,000 नहीं देना है, थोड़ा सा ज्यादा देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घर से आओगे तो रास्ते में किराया भी लगने वाला है। तो वो जो जरूरी एक्स्ट्रा मनी है जो कहीं ना कहीं जरूरी था, नहीं तो आप 6,000 लेके करोगे क्या, जब अगर आपको ऐसा हो कि आप आने के बाद उसमें से कम हो जाएगा फिर आप दे नहीं पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना जो एक्चुअली जरूरी भी है,
क्या उसे यूटिलाइज करोगे आप यहां ले आके? नहीं, बट उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वो जो किराया है ना थोड़ा सा ही है, बट है तो जरूरी ना। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से फ्लक्स स्टेब्लिश हुए बिना आगे काम तो होगा नहीं। तो फ्लक्स के लिए जो करंट आएगा लोड के हिसाब से बढ़ेगा, दैट इज ओके। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज स्टेब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर एक्साइटिंग करंट। तो इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द ट्रांसफार्मर कोर दैट इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है बात? ठीक है ना? इट क्रिएट्स, इट मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर। देखो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स में क्या रिलेशन है? एनीवन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड से जब बोलते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। एंड द वैल्यू फाई इज इक्वल टू व्हाट? बी इनटू ए। दिस इज द रिलेशन। तो सिंपल सी बात है, एरिया तो फिक्स है ना, तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होएगा। ठीक है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट। अब ध्यान से समझो, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो याद रखना मैग्नेटाइजिंग करंट की नीड नहीं पड़ेगी। अब ये देखो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, या फिर आप ऐसे समझो कि एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है। अब यहां पे अगर ये आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? करंट चाहिए मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है? मैग्नेटाइजिंग करंट तब ज्यादा होता है जब रिलक्टेंस ज्यादा होता है। रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर एयर कोर हो, ट्रांसफार्मर कोर की जगह क्या हो? एयर कोर, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या है यहाँ पे? जीरो। तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली आइडियल केस है। प्रैक्टिकल अब इस अगर आई म्यू जीरो कर दो, अब आपके दिमाग में आएगा सर फ्लक्स तो स्टेब्लिश होगा ही नहीं। नहीं, मतलब अब पहली बात तो ना तो आप रिलक्टेंस जीरो कर पाओगे, रिलक्टेंस जीरो कर लोगे पक्का आई म्यू जीरो हो जाएगा, तो ना उसे जीरो कर पाओगे ना ये जीरो होगा। सिंपल सी बात है। दिस इज द आइडियल केस, हाइपोथेटिकल केस। ठीक? तो आई म्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है क्या इतनी बात? अब चाहे तो यहाँ पे लिख लेना कि जो आई म्यू होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिलक्टेंस। ठीक है? आई म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो, और एक बात और देखा जाए तो ये जो रिलक्टेंस होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। ये भी याद रख लो आप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एयर गैप बढ़ाते हो तो रिलक्टेंस बढ़ेगा, और रिलक्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। और यही वजह है कि जो रोटेटिंग मोटर होते हैं ना, उनका पावर फैक्टर कम होता है। ऐसा क्यों? बीच में क्या हो जाता है? एयर गैप। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर उतना कम नहीं होता अंडर वर्किंग कंडीशन, बट उसमें हो जाता है। खैर, चलिए अब बात करें लीकेज फ्लक्स की। किसकी? लीकेज फ्लक्स की। तो लीकेज फ्लक्स पहले है क्या? लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वो फ्लक्स है जो अपना पाथ तो कंप्लीट कर रहा है बट वो सेकेंडरी से लिंक नहीं हो रहा है। समझ में आया? लीकेज वो फ्लक्स है जो अपना पाथ तो कंप्लीट कर रहा है। अगर ये पाथ कंप्लीट नहीं करेगा तो हम उसे लीकेज नहीं बोलेंगे।
मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चलता है कि जो सेकेंडरी से लिंक नहीं हो रहा वो लीकेज है। नहीं, दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। एक तो अपना पाथ क्या करना चाहिए, कंप्लीट। दूसरा, वो सेकेंडरी से क्या नहीं होना चाहिए, लिंक। तो उसे हम क्या बोल देंगे, लीकेज। ठीक है। तो बीइंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर, व्हाट शुड बी द लीकेज फ्लक्स, जीरो। यस या नो, जीरो। ठीक है, लीकेज फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। अब अगर लीकेज फ्लक्स जीरो है तो एक बात बताओ, अगर लीकेज फ्लक्स जीरो है तो व्हाट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, पहले ये बताओ। बेसिकली फ्लक्स जो लिंक कर रहा हो, फ्लक्स जो लिंक कर रहा हो, प्राइमरी का वो फ्लक्स जो सेकेंडरी से क्या कर रहा हो, लिंक कर रहा हो, डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी। बोलो हाँ या ना। अब ये जो 512 है, ये कहीं ना कहीं ये 5 टोटल क्या होगा, टोटल मतलब लीकेज प्लस जो लिंक कर रहा हो, टोटल मतलब लीकेज प्लस जो लिंक कर रहा हो, एंड दिस इज यूजफुल काइंड ऑफ। तो अगर यूजफुल, अगर लीकेज हो ही नहीं रहा है तो मतलब टोटल का टोटल लिंक कर रहा है, यस या नो। लीकेज अगर नहीं हो रहा है मतलब टोटल का टोटल लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। मतलब अगर लीकेज नहीं हो रहा है, जैसे ऐसे देखो ना कि 5 टोटल इज व्हाट, तो 5 लिंक प्लस 5 लीकेज, यस या नो। 5 लीकेज, उसको मैं 512 से बोल रहा हूं मैं। तो मैं बोल रहा हूं अगर लीकेज जीरो है तो क्या आपको नहीं लगता 5t इक्वल टू 512, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, 1। ठीक है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर दैट विल बी 1, एंड प्रैक्टिकल के लिए दैट विल बी लेस देन 1। वन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक, चलिए आगे देखें। अगर अगला कोर लॉस की, तो कोर मतलब ये जो आपको कोर दिख रहा है इसमें होने वाला लॉस। तो कोर लॉस किसमें होता है, मैग्नेटिक मटेरियल में। कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो दो लॉसेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, एक एडी करंट लॉस और एक हिस्टैरिसीस लॉस। इन दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। ठीक है, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। तो जो कोर लॉस होता है ना, पी आई, वो क्या होता है, एडी करंट प्लस हिस्टैरिसीस करंट। फिलहाल आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोर लॉस, लॉस कोई भी हो, होना क्या चाहिए, जीरो। तो एडी करंट लॉस ए भी क्या होना चाहिए, जीरो। और हिस्टैरिसीस लॉस ए भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो बेसिकली कोर लॉस भी क्या होना चाहिए, तो दैट इज जीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लॉसेज कोई भी हो बेसिकली होना चाहिए जीरो। आगे बढ़े, चलिए अगला अगर हम बात करें बीएच कर्व, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, बीएच कर्व या फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए जरा, तो बीएच कर्व बेसिकली किसके किसके बीच में है, तो बी एच कर्व, लाइक बी और एच के बीच में। तो ये क्या बताता है, ये बेसिकली ये बताता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा,
कांस्टेंट रहेगा, यही बताता है हमें। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स का बिहेवियर बताता है। हमें पता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एट आफ्टर सम पॉइंट पहले वो बढ़ता जाता है, फिर सैचुरेट हो जाता है, फिर वापस आते हैं तो रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिलहाल ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कैसा रिलेशन होगा, तो दैट विल बी लीनियर। ऐसे ये देखो, आप ये समझो कि आपने ए सप्लाई दिया, ए सप्लाई दिया, इसका करंट का ग्राफ है, तो बेसिकली फ्लक्स का ग्राफ या उस कोई भी आपका ऐसा होना चाहिए, फ्लक्स क्या, बी का ग्राफ भी ऐसा ही होना चाहिए। समझो जरा, मान लो ये क्या है आपका एच, तो ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जैसा ए एग्जैक्टली सेम फॉलो करे, जैसे ए से बी तक, ठीक है, बी से फिर वापस आएगा, ओरिजिन से होके जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो जरा क्या से, पहले कहां से कहां तक, ए से बी तक, फिर कहां से कहां, बी से सी, उसी रास्ते वापस आ जाएगा। रिटेंटिविटी क्या हो जाएगी, जीरो, कोरोसिविटी भी क्या होगी, जीरो। तो ए बी, फिर उसके बाद सी से डी अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर क्या हो जाएगा, डी से सी। तो अगर आप यहां पे ध्यान दो, अगर आप यहां पे, ये आपका एक क्या हो चुका है, बीएच कर्व, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। अब बीएच कर्व कैसा दिखा, शेप वाइज देखो जरा, व्हाट इज द शेप ऑफ बीएच कर्व फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, लीनियर, ठीक है क्या, तो शेप इज व्हाट, लीनियर, शेप इज व्हाट, लीनियर। अब शेप तो चलो लीनियर है, और क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस बीएच कर्व को देख करके, बताओ। जो रिटेंटिविटी है वो क्या आई, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी दैट इज जीरो। रिटेंटिविटी क्या बताता था हमें, हमें बताता था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, बावजूद उसके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब हमने मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर जो एक्साइटिंग करंट है वो जीरो कर दिया है, फिर भी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो रिटेंटिविटी की वजह से होता था। तो रिटेंटिविटी जीरो, अब रिटेंटिविटी जीरो है तो कोरोसिविटी भी क्या होएगी, जीरो, कोरोसिविटी भी क्या होएगी, जीरो, ठीक है। रिटेंटिविटी जीरो तो कोरोसिविटी भी जीरो। अब कोरोसिविटी जीरो, एक बात बताओ, मतलब अगर मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रख दूं तो कुछ ऐसा बनता था, ऐसे नो, याद आ रहा है। तो इसका जो एरिया होता था हमें क्या बताता था, हिस्टैरिसीस लॉस। तो एरिया क्या है, जीरो, एक लाइन का एरिया क्या होता है, जीरो। तो इसका एरिया जीरो, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस इज व्हाट, जीरो। हालांकि ये बात हमने पहले ही देख ली है, तो एरिया इज व्हाट, जीरो। समझ में आया क्या। तो दिस इज व्हाट बीएच कर्व या फिर मैग्नेट, मतलब क्या यहाँ पे आपको सैचुरेशन देखने को मिला क्या, बोलो यार, नहीं, तो नो सैचुरेशन, नो सैचुरेशन, ठीक है, तो नो सैचुरेशन, क्लियर है बात। तो बीएच कर्व फॉर मैग्नेटाइजेशन कर्व। क्या इसके अलावा और किसी का बीएच कर्व लीनियर होता है, एनीवन, शेप इज लीनियर, क्या इसके अलावा और किसी का बीएच कर्व लीनियर होता है। देखो लीनियर होने का मतलब ये है कि उसमें सैचुरेशन ना आए, और सैचुरेशन एयर कोर ट्रांसफार्मर में नहीं आता, किसमें, एयर कोर ट्रांसफार्मर। सर फिर तो आइडियल नहीं हो गया, वो नहीं हुआ। मैंने बोला कि सैचुरेशन नहीं आता, बट मैंने ये नहीं बोला कि बेसिकली उसमें फ्लक्स डेंसिटी बहुत हाई रहती है या उसी रेशियो में बढ़ रही होती है। देखो ना, देखो ए भी, ए है एयर का, एयर का बीएच कर्व, किसका, एयर का। तो अब दिक्कत क्या है कि ठीक है सैचुरेशन तो नहीं आया, दैट इज ओके, बट क्या आपको फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिला क्या। देखो इसमें सिर्फ इतना मिला मैग्नेटिक फील्ड एयर वाले में डेंसिटी, और इसमें इतना ज्यादा मिल रहा है, तो विच वन इज बेटर, ऑब्वियस सी बात है दिस वन। समझ में आया क्या।
क्लियर हुआ? तो इसलिए हम याद रखेंगे क्या कि शेप लीनियर, बीएच कर्व लीनियर किस किस केस में आता है? बोलो बोलो। आइडियल ट्रांसफार्मर और एयर कोर ट्रांसफार्मर। बट क्या एयर कोर ट्रांसफार्मर आइडियल है? नहीं। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत करना इसको। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। तो दिस इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एंड दिस इज फॉर एयर कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर आप अलग से बना लोगे तो शायद सही रहेगा। डन। चलिए आगे बढ़ जाए। सैचुरेशन नहीं आएगा, याद रखना। अच्छा, सैचुरेशन लीनियर के अलावा और कहाँ नहीं आता? सैचुरेशन लीनियर के अलावा और कहाँ नहीं आता? एयर कोर में। अरे सैचुरेशन आता तो लीनियर थोड़ी ना होता फिर। सैचुरेशन आने का मतलब ही है कि नॉन लीनियर। देखो, मान लो ये लीनियर जा रहा था जा रहा था, अब देखो सैचुरेशन आ गया तो क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया ना। तो नॉन लीनियर का मतलब ही क्या होता है? सैचुरेशन। और सैचुरे अगर लीनियर है तो मतलब सैचुरेशन नहीं आया है। क्या है? सीरीज। अब देखो, अभी आप इसको बनाना मत डायग्राम, ठीक है? डायग्राम मत बनाना, डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट में बनाना। बट देखा तो होगा ना। देखो ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी, सीरीज रेजिस्टेंस एंड सीरीज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, एंड दिस इज व्हाट? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड दिस इज वर्किंग कंपोनेंट। ये बेसिकली एडी करंट लॉस को दिखाता है, मतलब जो भी लॉसेज होते हैं उसको दिखाता है। और ए बेसिकली वो जो मैग्नेटाइजिंग करंट जा रहा है ना उसको दिखाता है। सारी बातें करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं जस्ट इसके थ्रू ये बताना चाह रहा कि सीरीज पैरामीटर आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो सीरीज पैरामीटर हैं कौन कौन, ये देख लो आप। R1, X1 और R2, X2, दीज आर सीरीज पैरामीटर, दीज आर सीरीज पैरामीटर। ठीक है क्या? तो बताइए वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बोलो, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। सिंपल सी बात है, वाइंडिंग क्या होना चाहिए? जीरो। अब बताइए रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर ना। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, अच्छा वाइंडिंग रेजिस्टेंस किसका जीरो होना चाहिए? प्राइमरी का सेकेंडरी का? अरे दोनों का। मतलब प्राइमरी का ही क्यों, उधर का क्यों नहीं? कोई भी वाइंडिंग हो, अगर होगा कहीं भी होगा तो ऑब्वियसली बात लॉसेस तो आएंगे ना फिर। तो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, डजंट मैटर, जीरो तो जीरो। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। कॉपर लॉस क्या होना चाहिए? जीरो। अब लीकेज हुआ था क्या? नहीं। तो अगर लीकेज नहीं हुआ तो लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो लीकेज रिएक्टेंस इज जीरो। ठीक है। अब जो Z होता है वो Z होता क्या है? R प्लस जे एक्सएल, और R भी जीरो एक्सएल भी जीरो, तो Z भी क्या हो जाएगा? जीरो। यस या नो? अच्छा, रेजिस्टेंस जीरो। यहीं पे एक बात और बता दो कि कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कंडक्टिविटी दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, या फिर आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो जीरो। रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी जीरो होगी तभी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो रेजिस्टिविटी जीरो, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो। सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें जीरो हो जाएंगी, ये सारी चीजें जीरो हो गई हमारी। अब इसी में कोई आपसे पूछे कि बताइए अच्छा इंडक्टिव ससेप्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो बताइए वो क्या होगा? तो सिंपल सी दैट इज इनफाइनाइट। यस नो? या फिर यहाँ पे पूछ ले कि कोई अच्छा बताइए कंडक्टेंस क्या होगा? ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट। मतलब घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ। तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं संट पैरामीटर की।
किसकी? संट पैरामीटर। अब संट पैरामीटर में आ कौन कौन रहा है? तो एक आर नॉट है, एक एक्स नॉट है, आई डब्ल्यू है, आई मैग्नेटाइजिंग है और आई नॉट है। ये सारे संट पैरामीटर हैं, समझना जरा। पैरामीटर मतलब वैसे मेन तो वही है, आर नॉट और एक्स नॉट। कौन कौन? आर नॉट और एक्स नॉट। इसी को आप और क्या देखने को मिल सकता है आपको? आर डब्ल्यू एंड एक्स एम या फिर एक्स म्यू या फिर एक्स म्यू। तो इस तरीके से अलग अलग नामों, अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आर डब्ल्यू, ठीक है। खैर, तो अब क्या ये लगे होते हैं? नहीं, ये लगे नहीं होते। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस लगा होता है क्या? नहीं, बट उसमें कुछ लॉसेज हो रहे थे, करंट लॉस हो रहा था। हमने 10 एम्पियर भेजा बट उधर 8 एम्पियर पहुंच रहा था, 2 एम्पियर बीच में रास्ते में गायब हो जा रहा था। तो हमें किसी के ऊपर तो इल्जाम लगाना था ना कि 2 एम्पियर गया कहाँ। तो हमने बोला कि कैपेसिटर ले गया चार्जिंग करंट के फॉर्म में, या फिर जो टावर से लीकेज चला गया, इसीलिए तो हम उसको जी और सी को संट में लाए थे ना, आर और एक्सएल को सीरीज में लाए थे और जी और सी को हम कहाँ लाए थे? संट में। क्यों लाए? जस्ट कि कुछ लॉसेज हो रहे थे, वो हमें दिखाना था। इसी तरह यहां पे भी क्या हो रहा है? करंट जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, तो हमें दिखाना है कि करंट जा कहाँ रहा है। तो जो करंट, देखो वैसे तो जैसे आप यही पढ़ते आए हो क्या कि N1 I1 इक्वल टू N2 I2। इसके हिसाब से तो I2, अगर मैं नो लोड पे बात करूं, I2 की वैल्यू 0, तो I1 क्या होना चाहिए था? 0। मैं बोल रहा हूं अगर मैंने इसे नो लोड पे चलाया तो I2 0, तो I1 भी 0 होना चाहिए था, बट 0 नहीं होता। 0 नहीं है, इसका मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर ले रहा है ना, प्राइमरी में से सप्लाई के द्वारा कुछ ना कुछ करंट दिया जा रहा है। अब वो करंट सेकेंडरी पे तो नहीं जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है? उसको दिखाने के लिए हम किसको पिक्चर में लाते हैं? संट पैरामीटर को। उस करंट लॉस को दिखाने के लिए हम किसको पिक्चर में लाते हैं? संट पैरामीटर को। समझ में आया? हमें बस रटा दिया जाता है कि लगा होता है, लगा होता है। क्यों लगाएंगे भाई? हम जानबूझ के क्यों लगाएंगे उसे? तो एक्चुअली इसे हमें दिखाना पड़ा, पता तो चले ना कि किसकी वजह से लॉस हो रहा है। करप्शन तो हुआ है, दिक्कत तो मतलब कुछ लॉसेज, घपला तो हुआ है। अब वो कौन कर रहा है, वो अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हम उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि हाँ ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमें क्यों पता लगाना होता है कि करप्शन किसने किया? ताकि हम उसके हिसाब से एक्शन ले सकें, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि इन फ्यूचर अगली बार वो दुर्घटना ना हो। पता क्यों लगाया जाता है? इसीलिए तो पता लगाया जाता है ना, कि जो बीच में लूप होल हुआ उसको ठीक किया जाए। तो वही बात है, हमें पता चलेगा तब तो हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे ना। ठीक, तो इसलिए हम लाते हैं किसको? आर नॉट। तो बेसिकली ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लॉस को। किसको? लॉस को। सर अब कौन सा लॉस? देखो यार, अब जो आपका आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस, दैट इज हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, तो दीज आर काइंड ऑफ, वैसे देखा जाए तो हैं तो रिएक्टिव कंपोनेंट, बट इनको बोला, मतलब अगर देखा जाए तो ये भी क्या है? हीट जनरेट कर रहे होंगे। चाहे एडी करंट की बात कर लें, चाहे हिस्टैरिसीस की बात करें, अंदर क्या क्रिएट कर रहे होंगे? हीट। है तो ये एक्टिव लॉस, मतलब एक तरीके से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें कॉपर लॉस हो रहा है, मान लो ये 10 एम्पियर गया, इधर 8 गया, इधर 2 गया, इधर R, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉपर लॉस होगा ना, बट ये संट में हो रहा है। तो अब मुझे 2 एम्पियर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इसने कॉपर लॉस कराया है। इस 2 एम्पियर की, मतलब जो कॉपर लॉस हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी लॉसेज हुआ
उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई डब्ल्यू। कौन? आई डब्ल्यू। ठीक है क्या? तो इस लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सर ए क्यों? ए तो कोई लॉस नहीं हो रहा। नहीं, लॉस तो नहीं हो रहा। फिर एक्चुअली ये जो फ्लक्स एस्टेब्लिश हो रहा है, फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए करंट चाहिए। अब वो करंट जाकर के फ्लक्स एस्टेब्लिश कर दिया। वो तो हीट के फॉर्म में भी नहीं दिखा हमें, बट गया ना, यूज तो हुआ ना। तो उसको दिखाने के लिए हम किसको पिक्चर में लाए? एक्स नॉट। एक ऐसा कंपोनेंट जो दिख ही नहीं रहा हमें, तो उसको हम लिख इमेजिनरी से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएम से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्या? तो इसलिए इसको पिक्चर में लाए। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि पता नहीं कहां चला गया। जब कुछ ना पता हो तो हम उसे इमेजिनरी पे छोड़ देते हैं, जब वो दिख रहा हो तो उसे हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, अदरवाइज इमेजिनरी पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? बेसिकली इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? आई म्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट, जो क्या कर रहा होगा? फ्लक्स स्टेब्लिश कर रहा होगा। ठीक है क्या? चलिए, अब बात समझिए आप। ये दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब बताना जरा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई डब्ल्यू? अगर आइडियल है तो आई डब्ल्यू आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहोगे कि फालतू करंट इधर नीचे जाए? नहीं ना, आप तो चाहोगे सारा का सारा करंट उधर पहुंचे। तो आई डब्ल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। आई डब्ल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा, आई डब्ल्यू जीरो कब होगा? जब आर नॉट क्या होगा? सोच समझ के बोलना, क्वेश्चन पूछा गया है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट या आर डब्ल्यू, वट एवर, बोलो बोलो। अरे करंट जीरो कब होगा? जब रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। सिंपल सी बात है ना यार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट शुड बी हाई या लो? आर नॉट, इट शुड बी हाई या लो? हाई होना चाहिए। सीरीज रेजिस्टेंस शुड बी हाई या लो? इट शुड बी लो, इट शुड बी हाई। आइडियल के केस में इनफाइनाइट, आइडियल के केस में जीरो। ठीक है, तो आई डब्ल्यू जीरो होना चाहिए, आर डब्ल्यू भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये जो आयरन लॉस है तभी तो जीरो होगा ना, क्योंकि अगर ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये हम लॉस को दिखाने के लिए रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये हम लॉस को दिखाने के लिए रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, तो आर डब्ल्यू इनफाइनाइट एंड पी आई इज जीरो। क्लियर हुआ? चलिए, अब इधर बताइए जरा, दूसरे वाले ब्रांच में आई म्यू क्या होना चाहिए? दैट इज ऑल्सो जीरो। तो बताइए एक्स एम क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट, तो पी आई तो खैर यहाँ एक्टिव लॉस तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तो एक्स एम इज व्हाट? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? सब आइडियल केस है। ठीक है, चलिए, बाकी प्रैक्टिकल में क्या होता है सारी बातें देखेंगे, अभी फिलहाल तो हम आइडियल पे चल रहे हैं। ओके, अब वोल्टेज ड्रॉप करवाता कौन? देखो, वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होना था? इसकी वजह से, R1 और X1 की वजह से। ठीक है, बट ये तो जीरो है, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? जीरो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? जीरो। अब वोल्टेज ड्रॉप जीरो हुआ तो रेगुलेशन क्या होगा? बोलो बोलो, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? वेरिएशन ऑफ वोल्टेज। तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है? लॉस ड्रॉप की वजह से, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रखा है? जीरो, तो वेरिएशन कितना होगा? जीरो। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑल्सो जीरो। समझ में आया?
रेगुलेशन मतलब फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज पैरामीटर्स वही जीरो हैं, तो बेसिकली ये भी जीरो हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो। अच्छा, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी का बेसिक फॉर्मूला, या फिर आप इसको ऐसे भी देख लो, आप ऐसे देख लो, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाई V rated, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अब अगर वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो बेसिकली ये दोनों वैल्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो ना, अगर ये ड्रॉप नहीं हुआ तो E2 और V2 दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? बस वही वाली बात, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे इसको ऐसे कर देता हूँ ना, E2 क्या कर देता हूँ, E2 माइनस V2 अपॉन V2। अब बताओ, जब यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा तो E2 दोनों E2 और V2 बराबर होंगे ना, तो अगर बराबर होंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आएगी नहीं? चलिए, इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, या फिर आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस, सॉरी, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बताइए लॉसेज कितना किस केस में? जीरो। तो आउटपुट आउटपुट दैट इज व्हाट? 100% इफिशियंसी। सिंपल सी बात है। आइडियल ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए? 100%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, देखो ये, तो आप बताते चलो ताकि मैं यहाँ से कंक्लूड कर पाऊँ। R1 और X1 की वैल्यू क्या है? बोलो बोलो। जीरो है, जीरो। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला वोल्ट बराबर होएगा E1? यस या नो? ये दोनों वोल्टेज क्या, ए वैल्यू क्या है? जीरो। तो कौन कौन बराबर हो जाएगा? E2 इक्वल टू V2। बोलो हाँ या ना? दूसरा, आई नॉट वाला कंपोनेंट है। अच्छा, आई, यहाँ पे एक बात और, अगर ये जो आई डब्लू होता है ना, आई नॉट क्या होता है? ब्लू प्लस आई म्यू, ये वेक्टर होता है, हमेशा याद रखना। ये होता, तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों जीरो हैं तो ये आई नॉट भी क्या होएगा? जीरो होएगा ना? आई नॉट भी क्या होएगा? जीरो। हालांकि प्रैक्टिकल केस में 4 से 5% होता है, बट आइडियल क्या होएगा? जीरो। आई नॉट इज नोन एज लोड, नो लोड करंट, नो लोड करंट। ठीक है, चलिए बताइए, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस केस में यहां से करंट कितना निकला था? I1 पूरा पूरा किसके बराबर हो जाएगा? I1 डैश के। हेंस, हेंस I1 इज इक्वल टू I1 डैश, I1 इज इक्वल I1 डैश, जो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हाट इज E1? बोलो, व्हाट इज E1? N1 d5 बाई dt। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट E2? N2 d5 बाई dt। अभी मैं लेंज लॉ को कंसीडर नहीं कर रहा, तो उसके लिए मत परेशान होना, सर माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो।
मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ। तो E1 इक्वल टू N1 डी फाइव बाई डी टी, E2 इक्वल टू N2 डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, मतलब फ्लक्स तो दोनों में सेम है, फ्लक्स तो एक ही फ्लक्स है जो लिंक कर रहा है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो E1 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N1, और जो E2 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। बोलो हाँ है ना। E1 E N1, और अभी जस्ट हमने देखा आइडियल केस के लिए, हमने क्या देखा कि V1 इक्वल टू E1, अभी देखा ना, V1 इक्वल टू व्हाट, E1। तो मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, क्या, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N1। बोलो हाँ है ना। और V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा हमने कि E1 इक्वल टू V1, E2 इक्वल टू V2, ये भी है। तो मिला जुला के अगर कंबाइनली बोला जाए कि सर व्हाट इज द कंक्लूजन, तो सिंपल सी बात है, E1 अपॉन व्हाट इज द कंक्लूजन, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू N1 अपॉन N2। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा उधर का वोल्टेज क्या रहेगा, ज्यादा। ये सुनो, जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उधर का वोल्टेज ज्यादा। इसी चीज को देखने का एक नजरिया और है, क्या है, देखो, आपने जैसे बोला गया क्या कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2। E1 क्या है, एनीवन, EMF इंड्यूस इन द प्राइमरी साइड। तो EMF और N1 क्या है, अब देखो जरा, मान लो एक ट्रांसफार्मर, मान लो एक ट्रांसफार्मर है, एक टर्न, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक, एक, दो, तीन, इधर कितने टर्न्स हैं, 6, उधर कितने टर्न्स हैं, 3। अगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट देता हूं तो बताओ यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 वोल्ट। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रही बात। आप बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईएमएफ किधर का ज्यादा है, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, व्हाट इज द आंसर, बोलो। ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ किधर का ज्यादा है, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड, साफ साफ दिख रहा है। इधर 12 वोल्ट है, उधर कितना है, 6 वोल्ट। इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 6, और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी साइड एंड दिस सेकेंडरी साइड। ठीक है, व्हाट इज ईएमएफ पर टर्न, किधर का ज्यादा है, प्राइमरी का सेकेंडरी का, ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ईएमएफ किधर का ज्यादा है, प्राइमरी का सेकेंडरी का, बोलो बोलो बोलो, आराम से देखो, सोचो समझो तब बताओ।
एक टर्न के द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किधर का ज्यादा है? दोनों बराबर है, यही है ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न। देखो ना, प्राइमरी का ईएमएफ बोलो, तुम बोलो 12, नंबर ऑफ टर्न्स बोलो 6, सेकेंडरी का ईएमएफ बोलो 6, नंबर ऑफ टर्न्स बोलो 3, ए कितना आया, ए कितना आया? तो कुछ समझ में आया? तो ईएमएफ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो बेसिकली जिधर का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उधर का टोटल ईएमएफ ज्यादा होगा, दैट इज ओके। बट ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न के द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज ऑलवेज सेम, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो सेकेंडरी का हो। मतलब इसने 6 टर्न ने मिल करके 12 प्रोड्यूस किया, मतलब एक ने कितना किया होगा? 2 वोल्ट। 3 टर्न ने मिलकर 6 वोल्ट प्रोड्यूस किया, मतलब एक ने कितना किया होगा? 2 ही तो किया होगा। नहीं समझ में आया? अरे 6 ने मिलके 12 किया, तो एक ने कितना किया होगा? 2 वोल्ट। 3 ने मिलके 6 किया, तो एक ने कितना किया होगा? तो बराबर हुआ ना। तो दिस इज व्हाट ईएमएफ पर टर्न। तो बेसिकली यहां से कंक्लूजन और निकाल लेंगे क्या? ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी is same as EMF per turn of secondary। ठीक है क्या? EMF per turn of primary is same as EMF per turn of secondary। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जल्दी पता नहीं होता हमें। क्लियर है? तो ए क्या बता रहा है? ए E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन N2। अब इसको देखें, अपनी नजरिया बदलो आप अपना। क्या बोल रहा है ये? ईएमएफ पर टर्न, टोटल नंबर टर्न से डिवाइड कर दो तो एक टर्न का आएगा कि नहीं आएगा? अब 12/6 करोगे तो एक टर्न का आएगा ना। इसी तरह ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी पर टर्न, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए तो खैर पावर कांस्टेंट होता है, तो पता ही है पावर कांस्टेंट होता है, मतलब P1 इक्वल टू P2, सॉरी P1 नहीं, S1 इक्वल टू S2। मतलब प्राइमरी का जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है? सेकेंडरी के बराबर, V2 इंटू। ये तो हमने खैर वैसे भी देख लिया है फीचर्स में ही। अच्छा, उसके बाद एमएमएफ भी सेम होता है। एमएमएफ ऑफ प्राइमरी इज सेम एज एमएमएफ ऑफ सेकेंडरी। बताइए इसका रिलेशन क्या था? बोलो यार, एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ का फॉर्मूला बोलो, एन इंटू, तो बोलो क्या होगा? प्राइमरी का एमएमएफ बोलो, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। इस जैसे ही मैंने लिखा ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए था, N1 I1 इक्वल टू N2 I2। तो पता नहीं कितना प्रोसेसर तुम लोग का स्लो है, समझ में नहीं आता। ओके, इसके बाद यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं कुछ और टर्म्स। क्या? टर्न रेशियो। बताइए टर्न रेशियो क्या होता है? व्हाट इज टर्न रेशियो? व्हाट इज टर्न रेशियो? एक होता है टर्न रेशियो और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो, टर्न रेशियो हमेशा याद रखना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं N1 अपॉन N2 से। ए हमेशा यही होता है, N1 अपॉन N2।
अब बताइए N1 अपॉन N2 है तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2, जैसे नो। एक मिनट, इसको पहले देखिए, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि A किसके बराबर है, N1 अपॉन N2, और N1 अपॉन N2 किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो, E1 अपॉन E2, और एक तो रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन और है, क्या, A इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, I1 और I2 में बताओ क्या रिलेशन होगा, I2 अपॉन I1 या I1 अपॉन I2, I2 अपॉन I1। सर हमें कैसे पता चलेगा, हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, N1 I1 इक्वल टू N2 I2, समझ में आया, N1 I1 इक्वल टू N2 I2 आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सपोज I1 और I2 लिख दिया तो फिर वो नहीं आएगा जो आप चाहते हो। तो ये जो रिलेशन आया ये बेसिकली EMF पर टर्न वाले कॉन्सेप्ट से आया, और ये जो आया ये बेसिकली कांस्टेंट MMF वाले कॉन्सेप्ट से आया है। क्लियर हुआ क्या? चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली K से, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अच्छा, K के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, K के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, अगर कई बार K ऐसे K दे देगा और वो टर्न रेशियो के बराबर ही होगा, कई बार K दे देगा और बोले टर्न रेशियो के बराबर ही रहेगा, तो इसके लिए टर्न रेशियो हमेशा N1 अपॉन N2 होता है हमेशा, बट K है वो N1 अपॉन N2 भी हो सकता है और N2 अपॉन N1 भी हो सकता है, ठीक है क्या? बट अगर कुछ ना मेंशन किया रहे तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, उल्टा, बोलो जरा क्या हो जाएगा, N2 बाई N1, N2 बाई N1। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, K इक्वल टू वॉट, N2 बाई N1। अब बताइए अगर मैं इसके टर्म्स में लिखना चाहूँ K, तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू वॉट, E2 बाई E1, सिंपल सी बात है यार। अब इधर बताइए, इधर बताइए, K इज इक्वल टू वॉट, N2 अपॉन N1, और इधर क्या लिखूं मैं, I1 अपॉन I2। हर एक छोटे से छोटा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, बट द कंडीशन इज कि आपको इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। चलिए सर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, सिंपल सी बात है, व्हाट इज द रिलेशन, A इज इक्वल टू 1 बाई K, A इज इक्वल टू 1 बाई K। ओके, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर विथ फाइनाइट परमिबिलिटी। अभी तक परमिबिलिटी क्या था, इनफाइनाइट। अभी जो हमने आइडियल केस लिया था परमिबिलिटी क्या था, इनफाइनाइट। पॉसिबल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे फाइनाइट परमिबिलिटी के साथ बात करेंगे, या फिर आप चाहे इसे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लिखो। तो सिंपल सी बात है कि अगर फाइनाइट परमिबिलिटी है, अभी यहाँ पे चीजों पे बात ऑलरेडी हो रखी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी, क्योंकि हमने आइडियल के लिए बात कर रखी है। चलिए बताइए, जो परमिबिलिटी है दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनाइट, दैट इज फाइनाइट, दैट इज हाई एक्चुअली, ठीक है, हाई बट दैट इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है क्या? परमिबिलिटी इज व्हाट, फाइनाइट। तो नॉन जीरो रिएक्टेंस इज व्हाट, बट वैसे क्या होना चाहिए, तो दैट इज लो, जितना हो सके उतना लो ही रखेंगे, ठीक।
अब बताइए, अब रिलक्टेंस अगर नॉट रिलक्टेंस जीरो नहीं हुआ तो क्या जो आपका आई म्यू होगा वो जीरो होगा क्या? रिलक्टेंस जीरो होता है तभी आई म्यू क्या होता है, जीरो। तो आई म्यू भी जीरो नहीं होगा, तो दैट इज व्हाट, obvious सी बात है, लो होएगा, बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आई म्यू डन। तो इसका मतलब यहां पे क्या होएगा, यहाँ पे करंट ड्रॉ किया जाएगा, वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो था, वहां पे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ ही नहीं किया जा रहा था, बट यहाँ पे ड्रॉ किया जाता जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि करंट 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 ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर फ्रॉम सप्लाई टू सेटअप टू सेटअप flux inside the core to set up flux inside the core। आई म्यू क्या है, करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर फ्रॉम सप्लाई टू सेट अप फ्लक्स inside the core, and this is what, core is नॉन जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ हमें चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अब ए आ गया, मैग्नेटाइजिंग करंट आ गया, ठीक है क्या? बहुत ध्यान से समझेंगे इधर हर एक चीज को ना, लिख लिया? ओके, तो मैग्नेटाइजिंग करंट, तो अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट आया, ये क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला बताओ? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब जो जैसे मैं फ्लक्स बोलूँ ना, करंट से रिलेट किया करो, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है क्या? तो एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ कितना होएगा, व्हाट इज एमएमएफ फॉर्मूला? एन इंटू आई। कौन सा आई रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए? आई। कौन सा फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल है? आई म्यू। इसके पहले वाले में आई म्यू जीरो था तो हमने इस पे बात ही नहीं करी, बट यहाँ पे आई म्यू जीरो नहीं है, तो आई म्यू एन इंटू आई म्यू डिवाइड बाई वॉट, यस, दैट इज वॉट, रिलक्टेंस। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये जो आई म्यू है, आई म्यू, देखो आई म्यू है क्या, आई म्यू इज इक्वल टू वॉट, आई एम, मान लो आई एम, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, एन आई म्यू अपॉन, ठीक है। ओके, अब आई म्यू, जैसे कोई करंट होता है ना आई टी, जैसे करंट होता है आई टी, तो अपन क्या लिखते हैं, आई मैक्सिमम साइन
ओमेगा टी, अगर मैं बात करूं साइनोसॉइडल की, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है आई म्यू की, तो मान लो आप ऐसे समझ लो कि आई म्यू एम, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ना उसका मैक्सिमम, इनटू इनटू साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको आई म्यू एम को मैं आई एम लिख देता हूं बार बार लिखने के बजाय, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। आई म्यू इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। डन। ओके, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा, एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन रिलक्टेंस, या फिर फाई इज इक्वल टू एन इंटू आई एम अपॉन रिलक्टेंस इंटू साइन ओमेगा टी, या फिर फाई एम इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई एन आई एम अपॉन एस, तो फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू व्हाट, फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट इज फाई एम, तो दैट इज एन इंटू आई म्यू अपॉन एस। अब ये सारी चीजें आपको इसलिए समझ में आ रही क्योंकि भी जस्ट आपने मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो फिर थोड़ी वही है कि आप सर ये कहाँ से आया, एन आई अपॉन एस, तो सारी चीजों को इंटर रिलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे ईएमएफ की। ईएमएफ इंड्यूस होता क्या है, व्हाट इज द ईएमएफ? तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट में तो उन्होंने बोला था कि कोई कंडक्टर अगर किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होएगा, उन्होंने ये बोला था। दूसरे में एग्जैक्टली दिया था, ए माइनस फैराडे ने नहीं दिया था, ए माइनस किसने दिया था, लेंज लॉ ने। लेंज ए माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो ईएमएफ इंड्यूस होएगा वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होएगी कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लेंज लॉ, ठीक है यार। चलिए, तो n इंटू डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा, ईएमएफ, ईएमएफ क्या था। अभी मैं यहाँ पे ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करूंगा, अभी मैं साइन नहीं लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज लेंज लॉ, दैट इज ओके। लेंज लॉ, ओके। क्या हो जाएगा, अभी मैं माइनस को हटा रहा हूँ मैं, मान लो, चलो ऐसे समझो कि ईएमएफ प्राइमरी का निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लो प्राइमरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई वन इक्वल टू वॉट, बोलो, एन वन और डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू अभी निकाली ना थोड़ी देर पहले, क्या आया था बोलो, फाई एम साइन ओमेगा टी। समझ में आया क्या, वॉट ईएमएफ, दिस इज वॉट ईएमएफ ई वन, तो क्या हो जाएगा एन वन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका फाई एम का, फाई एम तो कांस्टेंट है वैसे आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। और ये जो ओमेगा है ना ये बाहर आ जाता है, ठीक है, ओमेगा आपका बाहर आ जाता है। साइन एटी का डिफ्रेंशिएशन ए कॉस एटी, अगर किसी को नहीं आता याद है
तो ऐसे लिख लो, साइन 80 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए कॉस, मतलब ये जो टी के साथ मल्टीप्लाई रहेगा ना ये बाहर आ जाता है, ठीक है, याद कर सकते हैं। तो बस वही ओमेगा मैंने क्या किया, बाहर ला दिया है। चाहे तो इसे ब्रैकेट में साइड में करके लिख लो ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना आए, अगर नहीं आता है तो, आता है तो अच्छी बात है। डन, चलिए, तो इसको ऐसे रहने, हटा दी। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ, माइनस को मैंने साइड में रखा है। तो ए E1 क्या आ गया, N1 फाई एम, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू वॉट, कॉस ओमेगा टी, दिस इज वॉट E1। एक बात बताइए, ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है, आपको क्या इसको आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम या आरएमएस, जल्दी बोलो, दिस इज व्हाट, मान लो एक वैल्यू लिखा हुआ है E इज इक्वल टू 10, कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है, इसमें इतना क्यों सोच रहे हो। तो कॉस का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होएगा, मैक्सिमम, बट हमें क्या चाहिए, आरएमएस, मान लो इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है 2, तो 2 पाई एफ N1 इंटू 5 1 डिवाइड बाई वॉट, √2, क्योंकि आरएमएस चाहिए, ये मैक्सिमम था। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, पता है क्या आएगा, एनीवन, जो आपने रटा हुआ है कितना, 4.44 एफ इंटू N1 इंटू 5, नॉट 5 1, दिस इज 5m, क्या डेरिवेशन क्लियर हुआ, ठीक है, कोई समस्या किसी को। सर E2 का, E2 का, तो E2 आरएमएस में भी क्या ही होना था, सोचो एक बार, सिर्फ N1 की जगह क्या हो जाता, N2, तो क्या हो जाना था 4.44 एफ इंटू N2 इंटू 5, दिस इज द ओनली, E1 आरएमएस E2 आरएमएस, सिंपल, ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो फाइनल जो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ चुका है, बताइए क्या आ चुका है, बोलो बोलो, 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5। अब ये फॉर्मूला आप, अच्छा बताओ, ये जो ईएमएफ आया ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस या मैक्सिमम, आरएमएस, क्यों बोला गया था, बात क्लियर है। चलिए, अब अगर यहीं पे कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे प्राइमरी का ईएमएफ चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, प्राइमरी का बोलेगा तो बोलोगे क्या, E1 इक्वल टू 4.44 एफ इंटू N1 इंटू 5m, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है, 5 1 की जगह, 5 की जगह बी और ए लिख लेते हैं, 44 एफ इंटू N1, 5 की जगह क्या, BM इंटू ए। चलिए इधर आ जाइए, E2, E2 क्या हो जाएगा, तो 4.44 एफ इंटू N2 इंटू 5m, या फिर E2 इज इक्वल टू वॉट, तो 4.44 एफ इंटू N2 इंटू BM इंटू ए, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी की बात हो चाहे फ्लक्स हो, हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी का सेम होता है। तो दिस इज फॉर प्राइमरी साइड,
दिस इज फॉर प्राइमरी साइड, दिस फॉर सेकेंड। या फिर क्या बोल सकते हो आप, 4.44 एफ इंटू एन इंटू फाइव, फाइव की जगह क्या लिख सकते हो आप, बी एम इंटू ए। ठीक है, ओके। तो यहां से भी अगर मैं रिजल्ट वाइज बात करूं तो देखो, E1 और E2, तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू व्हाट, 4.44 एफ इंटू N1 इंटू 5M। इधर क्या आ जाएगा, 4.44 एफ इंटू N2 इंटू 5M। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली सारा तो कट ही जा रहा है ना, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ रहा है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, N1 अपॉन N2। हालांकि इस पे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है क्या, चलिए यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद अभी जो ईएमएफ आप देख रहे हो, ईएमएफ का फॉर्मूला आप जो देख रहे हो, ईएमएफ मतलब इसमें ये जो फॉर्मूला आप दोनों देख रहे हो, इसमें दो टाइप के पैरामीटर हैं। एक जो ड्यूरिंग डिजाइन ही डिसाइड कर दिए जाते हैं, ड्यूरिंग डिजाइन ही डिसाइड कर दिए जाते हैं, और एक जिसे आप ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन आप उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में तो ईएमएफ इज काइंड ऑफ व्हाट, वोल्टेज, ईएमएफ इज काइंड ऑफ व्हाट, वोल्टेज। तो बताइए कितने पैरामीटर देख रहे हैं, पहले ये देख लो। एक, मैं इसको ईएमएफ या भी या ई लिख देता हूं तब समझना, ई एक दिख रहा, 2 3 4 5 6, बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। टोटल पैरामीटर्स कितने दिख रहे हैं आपको, 6। ठीक है, चलिए अब जब डिजाइन करते हैं उस समय क्या क्या फिक्स कर देते होंगे, सोच के देखो। नंबर ऑफ टर्न्स, यस नो, तो इसे आप ड्यूरिंग रनिंग चेंज कर सकते हो, बट वही है टैप चेंजर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, टैप चेंजर, वो लगा होना चाहिए, मोस्टली जो नहीं लगा होता है। अगर टैप चेंजर है तो ठीक है, चेंज कर लो आप, कोई इशू नहीं है। टर्न्स N1 आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग रनिंग, मतलब डिजाइन के टाइम पे। उसके बाद एरिया, एरिया तो आप कैसे भी चेंज नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना, एरिया तो आप कैसे भी नहीं चेंज कर सकते। तीसरा, अब फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं। तो देखो जरा, अब दो सिचुएशन आती है एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, जैसे ये देखो ईएमएफ इज इक्वल टू, या फिर ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5। एक बार देखो आप, या फिर ऐसे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो जो चेंज कर सकते हो उसे बताओ आप। एन चेंज नहीं कर सकते आप, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। चलो फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, मान लो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू 5। तो यहां से आप क्या देख सकते हो, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ई बाई एफ। चलिए तो भी बाई एफ, समझ में आ रहा है क्या। देखो 5 इक्वल टू ई बाई एफ या फिर भी बाई एफ। तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये इन दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे देखो ना, अगर भी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब आप भी बढ़ा रहे हो, भी बढ़ा रहे हो, साथ में क्या करो, एफ भी बढ़ा दो, उसी रेशियो में बढ़ा दो,
लाइक कि ये पहले 8 था, ये 4 था, इसको आपने 16 कर दिया, इसको भी कितना कर दो, 8 कर दो। तो देखो पहले भी भी बाई एफ 2 आ रहा था, बाद में भी भी बाई एफ कितना आ रहा है, 2, तो सेम रहा। तो आपके ऊपर है। तो अगर आप भी और एफ को ऐसे बढ़ा रहे हो या फिर भी और एफ को ऐसे घटा रहे हो कि भी का जो रेशियो है ये क्या रहे, कांस्टेंट, तो बेसिकली हमें बोलेंगे फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। कुछ समझ में आ रहा है क्या? या फिर बी एम क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। तो एरिया थोड़ी हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। फिर से सुनो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू फाइव, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकते, 4.44 को नहीं चेंज कर सकते। फाइव इक्वल टू ई बाई एफ या भी बाई एफ। तो किसी ने बोला कि फ्लक्स सर वेरिएबल है या कांस्टेंट है। मैं देखो यार, फ्लक्स वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा ये आप ऐसे नहीं बता सकते। जो अगर आप ऐसा हो रहा है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं और दोनों एक साथ घट रहे हैं, और इस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस तरीके से घट रहे हैं कि उसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। जैसे मान लो अब इसी को घटाना है, तो मैं अगर मान लो वोल्टेज को 4 कर दिया, अगर मैं चाहता हूं कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितना करूं मैं, बोलो बोलो, 2। अरे यार हर केस में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो रेशियो सेम रह रहा है कि नहीं रह रहा है, समझ में आया कि नहीं? हम किसको चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को या फ्रीक्वेंसी को, दोनों को। दोनों को चेंज करें उसके बाद भी क्या, अगर दोनों को चेंज कर रहे हैं तो भी बाई फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, यस या नो? जरूरी थोड़ी ना है। मैंने उसको उसको 12 कर दिया, इसको 7 ही किया, तब समझ में आ रही बात? मतलब चेंज भी करें और इस तरीके से करें कि भी बाई एफ का रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट, तभी फ्लक्स कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? भी बाई एफ को चेंज बढ़ाएं, जब बढ़ाएं, अच्छा एक को बढ़ाएं एक को घटाएं तो वैसे भी कभी रेशियो कांस्टेंट नहीं हो सकता। एक को बढ़ा के एक को घटा के रेशियो कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो लाइक ये ऐसे समझो आप सिंपल, कि अगर हम चेंज कर रहे हैं बट चेंज करने पे भी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, तब जाके फ्लक्स और ये क्या होगा, कांस्टेंट। बट अगर मान लो भी बढ़ा दिया आपने और एफ कांस्टेंट रख दिया, या फिर आपने भी कांस्टेंट रख दिया और एफ बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, भी बढ़ा दिया या घटा दिया, एफ कांस्टेंट रख दिया, एफ एक कांस्टेंट रख के दूसरा घटाया बढ़ा दिया, तो क्या भी बाई एफ कभी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, भी बाई एफ इज नेवर कांस्टेंट। तो इसका मतलब फाई और बी एम दोनों क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। दोनों ही क्या हो जाने वाले हैं, वेरिएबल, मतलब वेरी कर जाएंगे, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब कांस्टेंट नहीं रहेगा। पढ़ रहा है पल्ले? तो क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि भी बाई एफ का रेशियो आप कैसे बढ़ा रहे हो कैसे घटा रहे हो। आगे जो लॉसेज वाला पोर्शन आएगा ना, आयरन लॉस, यही भरा पड़ा है, यही कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है, इसलिए बहुत अच्छे से समझो इसे आप। ओके, तो इधर आ जाइए। तो बताइए, रनिंग केस में आप किसको किसको चेंज कर सकते हो, वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, यस या नो? और किसको चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, नॉर्मली हम करते नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो आप। अब बताओ, अब वही बात, रेशियो ऐसे आपने चेंज किया कि उसका रेशियो कांस्टेंट रहे, तो किस में आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा और कांस्टेंट में। मतलब मैं ये जस्ट बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो फाई एम है और ये जो बी एम है, ये
कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ और वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज हो सकता है, बट द कंडीशन इज ट्रांसफॉर्मर कैसा होना चाहिए, टैप चेंजिंग। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो कि ठीक है, अगर हम चाहते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फाइव और बीएम को भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें चेंज वो तभी चेंज होगा जब जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएं या घटाएं इस तरीके से कि V बाई एफ कॉन्स्टेंट ना रहे। क्योंकि अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट रहा तो फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर V बाई एफ कांस्टेंट रहा तो फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि और बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ क्या? तो ये जस्ट इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाए